एक बहुत ही प्यारे लहजे से शुरुआत कर रहे हैं, गौर फरमाइएगा। रोके मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, रोके मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, और ज़िंदगी में कुछ खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। हारना जीतना ये ज़िंदगी के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं साथियों, पर हाँ एक बात याद रखिएगा, हार कर जीतने का मजा ही कुछ और है। मुस्कुराइए साथियों, बहुत ही जल्द आप जीतने वाले हैं। ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों का हम समागम हमेशा आपके लिए ला रहे हैं। कठिन मेहनत आपसे करवाने का हमारा अभिप्राय है, पर हर कठिन स्तर के साथ आपकी मुलाकात हो, आप रूबरू हों और आप मेहनत से उस कठिनता की सामना कर रहे हों, इसी उद्देश्य के साथ हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं साथियों। आज आपके स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं एपिसोड 9 एशिया महाद्वीप संबंधी, ये 9वां पार्ट है साथियों। यानी हर अलग पार्ट में हम अलग तरीके से मुखातिब हो रहे हैं और ऐसे प्रश्नों का समागम आपके लिए लाते हैं जिसका उद्देश्य अपने आप में बहुत कुछ होता है। देखिएगा, महत्वपूर्ण देशों की अनूठी जानकारियां, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ एशिया महाद्वीप के ऐसे भी देश हैं जहाँ की जानकारी हमें जरूरी है। स्पेशल रूप से कुछ ऐसे देशों की जानकारी हम लाए हैं जिनसे आपका एग्जामिनर आपसे मुखातिब होता रहा है और बार बार मुखातिब होते रहेंगे भी। जी हाँ, आइए इसी कड़ी में शुरुआत करते हैं एशिया महाद्वीप के एक बहुत ही खूबसूरत प्यारे से देश का, जिसका नाम है जापान। जी हाँ, जापान, जिसे आपको पता है जो कि मुख्य भूमि से अलग है, एक द्वीपीय देश है। मुख्य भूमि से अलग है, एक द्वीपीय देश है, उस देश का नाम है जापान। आइए बात करते हैं जापान के बारे में। जी हाँ साथियों, सबसे पहले इस महत्वपूर्ण देशों की अनूठी जानकारी में हमारी मुलाकात आपसे होगी जापान से। हम रूबरू कराएंगे आपको जापान से। तो जी हाँ, जापान, जापान वही जापान जिसे सूर्योदय का देश कहा जाता है साथियों, सूर्योदय का देश कहा जाता है। सबसे पहले सूर्य का उदय कहाँ होता है? जापान में। अतएव इसे सूर्योदय का देश कहना कोई गलत बात नहीं है, ठीक ठाक समीकरण है। आगे देखिएगा, इसे सुकुमार फूलों का देश कहा जाता है। सुकुमार यानी नन्हे, नवीन, सुकुमार फूलों का देश कहा जाता है, सुकुमार फूलों का देश कहा जाता है। अगली बात देखिएगा, इसे पूरब का ब्रिटेन भी कहा जाता है, इसे पूरब का ब्रिटेन भी कहा जाता है साथियों। ये सब इसके उपनाम हो गए और इनसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अतः अब आपको ये कंटेंट अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब आपको लग रहा होगा कि हमारे काम की चीज़ है। जी हाँ, बेकार चीज़ हम क्यों लाएंगे, आपके काम की ही चीज़ लाएंगे। अगर आप बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं तो साथियों आपको फुलफिल मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपको लगेगा कि ऐसे प्रश्न हम कई जगह से ढूंढते हैं फिर हमें मिलते हैं, और हम जो आपको दे रहे हैं वो कई जगह ढूंढने के बाद हम आपको एक साथ दे रहे हैं। इसका मतलब मंच बहुत ही बेहतर ढंग से सजाए हुए हैं आपके लिए। देखिएगा, तो जापान की बात हुई, हमने इससे एक मोटा मोटा परिचय लिया है। जापान की राजधानी की बात आएगी तो हम बात करेंगे टोक्यो। राजधानी भी फिलहाल बहुत ही जरूरी है जानना। राजधानी क्या है? टोक्यो है इसकी राजधानी। जापान की राजधानी टोक्यो या टोक्यो, जो भी आप पढ़ें, जापान की राजधानी टोक्यो या टोक्यो जैसा भी लिखा जाए, और फिर आप समझते हैं जापान की राजधानी टोक्यो है। हम लोग कई बार इसे टोक्यो टोक्यो कहते भी हैं, कुछ लोग इसे हिंदी में टोक्यो कहते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ तक का सॉल्यूशन क्लियर है, आगे समझेंगे हम लोग। जहाँ तक की जानकारी हम आपको दे पा रहे हैं साथियों, यहाँ देखिए, इसके कुछ महत्वपूर्ण द्वीपों से अक्सर एग्जामिनर ने प्रश्न किया है। महत्वपूर्ण द्वीप, महत्वपूर्ण द्वीप, यहाँ के जो महत्वपूर्ण द्वीप हैं उसमें 4 महत्वपूर्ण द्वीपों का नाम लिया जाता है, जिसमें आप एक मान के चले होन्शु है, होन्शु की बात करेंगे, एक होकैडो की बात करेंगे, एक क्यूशु की बात करेंगे, और एक आपका शिकोकू की बात करेंगे। ये 4 महत्वपूर्ण द्वीप अक्सर हमारे एग्जाम में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में चिन्हित किए जाते हैं। जब जापान से द्वीपों संबंधी कोई क्वेश्चन आता है तो इन 4 लोगों से हमारा विकल्प सजा धजा होता है साथियों, उसमें से हमें चुनाव करना होता है। फिलहाल हम इसमें से मोटी मोटी जानकारी आपके लिए लाए हैं, जिसमें सबसे पहले हमारी चर्चा होगी होन्शु के बारे में। एक छोटी जानकारी, होन्शु एक ऐसा द्वीप है, समझिएगा, होन्शु द्वीप को याद रखेंगे, यहाँ से कई बार प्रश्न आ चुके हैं। होन्शु द्वीप पर सबसे पहली बार राजधानी टोक्यो स्थित है। इसी द्वीप पर राजधानी टोक्यो है, क्लियर है, राजधानी
टोक्यो इसी द्वीप पर है। आगे देखिएगा, एक ज्वालामुखी का नाम आपने सुना होगा जिसका नाम है फ्यूजीयामा। फ्यूजीयामा ये है ज्वालामुखी। फ्यूजीयामा ज्वालामुखी ये क्या है? विश्व की सबसे बड़ी सुसुप्त ज्वालामुखी है। विश्व की सबसे बड़ी सुसुप्त ज्वालामुखी है ये साथियों। सुसुप्त ज्वालामुखी है, यानी इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है, ऐसी संभावना है। इसलिए यहाँ पर लोगों को जाने के लिए थोड़ा सा प्रतिबंधित किया जाता है कि कम लोग जाएं। और जापान के लोग इसकी पूजा भी करते हैं शांति बनाए रखने के लिए। फ्यूजीयामा की शांति बनी रहे, ये कभी उद्गार ना हो, क्योंकि यहाँ ऐसा होने पर बहुत बड़ी जनसंख्या पलायन कर सकती है या बहुत बड़ी जनसंख्या इस दुनिया को छोड़ सकती है। अतः इसकी पूजा पाठ किया करते हैं लोग। तो जापान में एक ज्वालामुखी है फ्यूजीयामा, इससे प्रश्न आए हैं और ये किस द्वीप पर है ये आपके स्क्रीन पर मैंने साझा कर दिया। इसी द्वीप पर एक झील आपको मिलेगी, बहुत ही फेमस रही है, बीबा झील। नाम याद रखेंगे आपका काम चल जाएगा, इतने से ही हमारा काम होने वाला है। हम बहुत कुछ अलग नहीं लाए हैं, फिलहाल वो चीज़ लाए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपकी ज़रूरत है। मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। मैनचेस्टर का नाम सुना होगा आपने। हर जगह का अपना अपना मैनचेस्टर है। भारत का मैनचेस्टर कानपुर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर आप अहमदाबाद को कहते हैं। इससे ये पता चलता है कि हम मैनचेस्टर क्यों कह रहे हैं। मैनचेस्टर वो स्थान है जो कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है, जहाँ सूती वस्त्र का उत्पादन बहुतायत मात्रा में होता है या उसके कामकाज काफ़ी मात्रा में किए जाते हैं। जैसे आप ब्रिटेन चले जाएं तो मैनचेस्टर आपको मिलेगा। फिलहाल यहाँ का मैनचेस्टर किसे कहेंगे, ऐसे प्रश्न आ चुके हैं साथियों। तो ध्यान दीजिएगा, जापान का जब मैनचेस्टर आपसे पूछेगा, जापान का मैनचेस्टर, तो आप बताइएगा कि जापान का मैनचेस्टर हम लोग ओसाका को कहते हैं। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। जापान का पिट्सबर्ग, यानी लोहे के लिए जाना जाएगा ये, जापान का पिट्सबर्ग यवाका, यवा या यवाका, जापान का ये पिट्सबर्ग है। तो जापान का पिट्सबर्ग यवाई को या यवाका को कहते हैं। जापान का मैनचेस्टर हम लोग ओसाका को कहते हैं साथियों। फिलहाल यहाँ तक की बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। जहाँ हम लोग जुड़े हुए हैं वाकई में यहाँ बड़ी कहानियाँ हैं, बड़ी कहानियाँ हैं। बड़ी कहानियाँ का मतलब हुआ, जापान एक समय साम्राज्यवादी नीति पर चल रहा था। जापान एक समय अपने आप को साम्राज्यवादी नीति से जोड़ा हुआ था। यानी साम्राज्यवादी नीति का मतलब हुआ कि हम साम्राज्य का विस्तार करेंगे। जैसे पहले ही शासक हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, उनका उद्देश्य होता था कि हम अपने साम्राज्य की जितनी ज़्यादा बेहतर विस्तार कर पाएँ, हमारा नाम उतना ही अच्छे लहजों में लिया जाएगा। और आज भी हम इतिहास में यही कुछ पढ़ते आए हैं। जिस राजा ने अपने साम्राज्य की सीमा जितनी बड़ी की थी, हम उसको उतना बड़ा राजा कहते हैं साथियों ना। फिलहाल इन्हीं सभी बातों से मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक नाम लूँगा जिनका नाम मुत्सुहितो, ये जापान के थे और इन्होंने जापान के अंदर साम्राज्यवादी नीति का जन्म दिया था। साम्राज्यवादी नीति का जन्मदाता आप कह सकते हैं। मुत्सुहितो को जापान के साम्राज्यवादी नीति का जन्मदाता कहा जाता है। इनका उद्देश्य था कि जापान की सीमा बड़ी हो जाए। इनका उद्देश्य था कि जापान कई देशों पर अपना अधिकार बना ले, कई जगहों पर इसका आधिपत्य हो। इसी कड़ी में जापान ने रूस जैसे बड़े देश को भी हरा दिया था। रूस को हरा दिया था जापान ने। आपको पता है दूसरे विश्व युद्ध का कारण भी जापान था, आपको पता है। जापान और ब्रिटेन, यानी जापान एक समय अपनी प्रभुता को, अपनी संपन्नता को, अपनी टेक्नोलॉजी की बेहतर जानकारी की वजह से पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। इसका उद्देश्य था कि हम बहुत ही बेहतर कर पाएँ। खैर, इनका पेट भरा हुआ था, इनके पास टेक्नोलॉजी थी, ये जानकार थे और ये आगे बढ़ना चाहते थे। कोई बात नहीं, दोहराया नहीं, अच्छी बात है। ये काम, इनका उद्देश्य इनका ठीक ठाक था। फिलहाल उस समय हम क्या कर रहे थे? उस समय हम किसी के गुलाम थे साथियों। हम अंग्रेज के गुलाम थे। तो हमारी बस क्षमता आप समझ ही सकते थे उस समय क्या थी। हम कुछ सोच भी नहीं सकते थे। और वो दौर था द्वितीय विश्व युद्ध का। द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। आपको पता है कि इस द्वितीय विश्व युद्ध में, यानी दूसरे विश्व युद्ध में,
हम भारतीय लोगों ने भी, यानी हम तो थे नहीं उसमें, लेकिन हम भारतीय लोगों की बात कर रहे हैं, अपने लोगों की बात कर रहे हैं, इन्हें भी अंग्रेजों के साथ जापान के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए जाना पड़ा था। यानी हमारे लोग जापान के विपरीत युद्ध लड़े थे, अंग्रेजों की मदद कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेज के हम गुलाम थे। अंग्रेजों ने हमसे वादा किया था कि हम वादा तोड़ दें, वो बात की बात है, लेकिन अंग्रेजों ने वादा किया कि हमारी मदद कीजिए, हमारे साथ अपने सैन्य शक्ति को भेजिए, अपने देशवासियों को हमारे साथ लड़ने के लिए जाने दीजिए, मरने दीजिए, हम आपको गुलामी की जंजीर से हटा देंगे। चलो, यहाँ तक की बातें माननी भी पड़ी और द्वितीय विश्व युद्ध में हम चले भी गए, लेकिन हमारी बातों को बहुत तवज्जो नहीं दिया गया, क्योंकि उस समय जापान, ये मान के चलें ग्रेट ब्रिटेन की बात हम करें, क्योंकि यहाँ से जुड़ी बातें हैं। ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, ये थे उस समय। और चर्चिल का मानना था, चर्चिल का कहना भी था, चर्चिल के वक्तव्य आए हैं सामने कई बार। चर्चिल का कहना था कि अगर हम भारत को आज़ाद भी कर देते हैं ना, तो भारत के अंदर वो क्षमता नहीं है कि अपने कार्यदायित्व का बेहतर संचालन कर पाएगा। भारत किसी दूसरे के हाथों मारा जाएगा, ये अपने कार्यदायित्व का बेहतर विस्तार नहीं कर पाएगा। भला हो भगवान का, भला हो शुक्र हो उस ईश्वर परवरदिगार का, जिसने 75 से 80 साल बाद ग्रेट ब्रिटेन के गाल पर तमाचा मारा साथियों, और हमारे देश के मूल निवासी सुनोक को वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया साथियों। आपको पता है वो कहाँ के मूल निवासी हैं? हमारे भारत के। तो जिस देश का प्रधानमंत्री हमारे भारत के बारे में इतनी गंदी बात कह रहा था कि भारत के अंदर वो क्षमता ही नहीं साथियों, हमारे अंदर वो ताकत ही नहीं, हमारे अंदर आज़ादी के बाद अगर हम आपको आज़ाद कर भी देते हैं तो आपके अंदर वो ताकत नहीं कि आप अपने देश का संचालन कर पाएंगे। फिलहाल उसका उल्टा हुआ, इनके जवाब बिखर गए। अगर आज ये होते तो इनको सारी बातें, आज भारत के बारे में इनको पता चलता कि भारत आज भी ताकतवर है। फिलहाल जरूर भुखमरी है, जरूर तमाम ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन मैं राजनीति से प्रेरित नहीं हूँ, मेरा काम यहाँ दायित्व अपना दूसरा निभाना है। तो प्रधानमंत्री चर्चिल हुआ करते थे और उनका दृष्टिकोण भारत के खिलाफ बहुत ही विपरीत रहा है साथियों। समझना, बंगाल जो है, बंगाल पर आप बताइए उस समय अगर बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, तो उस पर शासन किसका ही नहीं का होगा, क्योंकि हम तो गुलाम हैं, शासन प्रशासन ये संभाल रखे हैं साथियों। और उस समय की बात है कि 1943 की बात मैं कर रहा हूँ, 1943 की, द्वितीय विश्व युद्ध जारी है। हमारे यहाँ अनाज की कमी हो गई, बंगाल में अनाज की कमी हो गई, और इस कदर कमी हुई साथियों, और ये बात वाकई में इनके पास सूचना भी गई होगी, इस कदर कमी होगी कि लोग मरने लगे। लाशों का सड़कों पर आना, लाशें खेतों में, लाशें नदियों में तैरने लगी, चील कौवे उसे नोच नोच करके खाने लगे साथियों। सोचिए, अगर उस मंजर को याद कर लो, केवल आप तो रहे नहीं, आपने जाना नहीं, लेकिन सोचो जरा, जिसने इस मंजर को देखा होगा या वो उस आसपास जो भी रहा होगा, क्या मंजर रहा होगा। लोग भुखमरी से मारे गए, और आंकड़ा बताऊं आपको, 20 से 25 लाख लोग मारे गए, जितना कि दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेज नहीं मारे गए थे। सोचिए, जिनसे लड़ाई लड़ी जा रही है उसके घर वाले 20 से 25 लाख नहीं मारे गए। हम बेचारे विवश थे, हम गुलाम थे, तो हम उनके युद्ध में भी गए, वहां भी मारे गए, और यहाँ भुखमरी के कारण इसने हमें मार डाला, हमारी बेबसी ने हमें मार डाला साथियों। तो 20 से 25 लाख लोग मारे गए। खैर, चर्चिल एक विद्वान था, चर्चिल बहुत ही जानकार था, चर्चिल तमाम प्रकार की चीज़ों में अपना एक प्रतिभा रखता था। फिलहाल इसका भारत के प्रति दृष्टिकोण गंदा रहा, इसलिए हम लोग इससे थोड़ी सी ईर्ष्या करते हैं, और जाहिर सी बात करेंगे भी। चर्चिल पहला प्रधानमंत्री था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साथियों। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला ये प्रधानमंत्री था। तो कुछ तो था इसमें ना, कुछ तो बातें थी इसमें। इसने कहा था कुछ, इसके वक्तव्य हमें एक दो याद भी आते हैं। इसने कहा कि जब तक सच दरवाजे से बाहर निकलता है, झूठ आधा देश घूम चुका होता है। सही बात है, जब तक सच दरवाजे से बाहर आएगा, झूठ आधा देश घूम कर चला आएगा साथियों। ये चीज़ बोली थी चर्चिल ने। तो चर्चिल एक बहुत ही जानकार व्यक्तित्व के आदमी थे। फिलहाल उनका भारत के प्रति रवैया थोड़ा सा ठीक नहीं था। भुखमरी के दौरान उनका एक वक्तव्य और हमें याद आता है, उन्होंने कहा, महात्मा गांधी तो नहीं मरे ना। सोचो कि 20 से 25 लाख लोग मर जाने के बाद जब चर्चिल से ये बात पूछी जाती है कि क्यों मरने दिया आपने इन्हें, क्यों नहीं आपने अनाज भिजवाया, आपके पास अनाज होते हुए भी इतनी लोगों की जानें आपने क्यों ली।
चर्चिल ने कहा कि महात्मा गांधी तो नहीं मरे। इसका मतलब यह हुआ कि चर्चिल फिर भी भारत के इस सापेक्ष से उसे कोई दिक्कत नहीं आई। चलिए कोई बात नहीं, ये बात चलती रही। और अगर ग्रेट ब्रिटेन की रक्षा करने के लिए अमेरिका युद्ध में ना आता तो फिर मामला बहुत कुछ बदल जाता, इन्हें भी इसका नतीजा भुगतना पड़ता। लेकिन चर्चिल बहुत ही बड़ा राजनीतिज्ञ था, बहुत ही बड़ा। इसने अपनी कूटनीति और राजनीति से अमेरिका को अपने साथ आने के लिए विवश कर दिया और अमेरिका पहुंचता है युद्ध में। तो फिर भयानक दायित्व आपके, भयानक मंजर आपके सामने आते हैं। यही खूबसूरत जापान अब बिखर जाता है, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। अब यही खूबसूरत जापान 6 अगस्त 1945 को साथियों, 6 अगस्त 1945, मैं डेट आपको याद करा रहा हूं, अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर लगातार परमाणु बम से हमला कर देता है। लगातार परमाणु बम से हमला करता है, जिसकी वजह से ये मान के चलना दोनों जगहों की अगर काउंटिंग कर ली जाए तो 2.5 लाख से अधिक लोग मारे गए थे साथियों। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है, कितने घायल रहे होंगे। आप खुद सोच सकते हो कितने लोग मर जाएं किसी देश की एक ऐसी आबादी जहां उतने लोग रहते भी ना हो, और इतनी ज़्यादा आबादी किसी विनाशक विस्फोट से मारी जाए। दहल गया जापान, सहम गया जापान, घुटने टेक दिया जापान कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, मुझे युद्ध वगैरह नहीं लड़ना है। इसी देखिएगा, जो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, इसे कहा गया था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय किसने कहा था साथियों? लिटिल बॉय किसने कहा था? तो इसे रूजवेल्ट ने कहा था। रूजवेल्ट कौन थे? ये थे अमेरिका के राष्ट्रपति थे। याद रखिएगा साथियों, अमेरिका के राष्ट्रपति ने 6 अगस्त 1945 को जो वक्तव्य बोल रहा हूं उसे नोट कर लीजिएगा। 6 अगस्त 1945 को गिराए गए बम, जो कि हिरोशिमा पर गिराया गया था, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने उसका नाम लिटिल बॉय रखा था। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराए गए बम को फैट मैन के नाम से जाना गया। और ये नामकरण किसने किया था? फैट मैन। किसने इसका नामकरण किया था? तो कहिएगा चर्चिल ने नामकरण किया था। वही चर्चिल जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कर लिया है। तो ये जरूरी पेशकश रही जापान के बारे में, ये जरूरी जानकारी रही जापान के बारे में। मुझे पूरा पता है कि आपके काम की चीज़ें हैं और आपको ये कंटेंट पूरी तरीके से मज़ेदार लग रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मान चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अगली जानकारी आपके महत्वपूर्ण दुश्मन की बात करेंगे अब। जी हाँ, जिसके बारे में आए दिन आप कुछ ना कुछ जरूर सुनते रहे हैं और इसलिए वो महत्वपूर्ण होता है। एक बात समझिएगा, एग्जामिनर प्रश्न वहीं से पूछता है जो चर्चा में होता है। अब चीन से प्रश्न आ जाए तो घबराना मत, ये मत कहना कि हाँ इतने देश हैं, चीन से ही क्यों पूछा गया। चीन से पूछने का कारण है साथियों, जिसके बारे में चर्चा ज़्यादा होगी, जो देश चर्चा में रहेगा वहाँ से एग्जामिनर प्रश्न जरूर पूछेगा साथियों। अभी फिलहाल चीन से हमारी झड़प किस घाटी को लेकर हुई? भाई करंट हो जाएगा। किस घाटी को लेकर के भारतीय सैनिक और चीन के सैनिकों में आपसी झड़प देखी गई? तो आप बताएंगे ना। इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग वाकई में उन प्रश्नों को ज़्यादा तवज्जो देंगे जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे साथियों। हम बात करेंगे चीन की, यानी दूसरे महत्वपूर्ण देश की बात करेंगे। इसी कड़ी में हम कई देशों की बात करेंगे आपसे फिलहाल। लेकिन अभी जहां हम पहुंचे हैं, हमारा उद्देश्य जहां है, एक एक देशों के बारे में जहां से जरूरी प्रश्न बन सकते हैं उन पर हमारा फोकस, हमारा दृष्टिकोण बना रहे। हम चीन की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या है? राजधानी आप सबसे पहले बताएंगे तो चीन की राजधानी है साथियों बीजिंग। चीन एक सभ्यता, आपको पता है चीनी सभ्यता का विकास हुआ था आज से 2500 वर्ष पहले, यानी 2500 ईसा पूर्व की बात आप कर लीजिए। 25 आज से नहीं कर रहा हूँ, 2500 ईसा पूर्व हमारी चीनी सभ्यता का भी विकास माना जाता है। और चीनी सभ्यता कहाँ पली बढ़ी थी? तो हुआंगहो नदी के किनारे, हुआंगहो नदी के किनारे चीनी सभ्यता पली बढ़ी थी, जिसे पीली नदी भी कहा जाता है। हुआंगहो नदी को पीली नदी भी कहते हैं। फिलहाल चीनी सभ्यता का विकास यहाँ हुआ था। चीनी सभ्यता बहुत ही पुरानी है। सबसे पहले इन्हीं लोगों ने सबसे पहले बांस जान रहे ना, लिखना प्रारंभ किया था साथियों। सबसे पहले इन्होंने मार्क बनाना शुरू किया, सबसे पहले इन्होंने
निशान बनाना शुरू किया और कागज बनाने का भी सबसे पहला साक्ष्य चीन को ही जाता है। चीन ने ही सबसे पहले कागज का निर्माण किया, सबसे पहले लेखन का विकास किया साथियों, कागज, लेखन। और एक बात और बता दूं, जो आप चाय पीते हैं ना, इसका भी श्रेय इसी को जाता है। कागज, लेखन, चाय, इन सब चीज़ों का श्रेय इसी को जाता है। एक बात देखना, जब हमारे अंदर ऊर्जा हो जाती है, यानी जब हम थोड़ा सा विकसित हो जाते हैं, या हम कहते हैं कि जब हमारे पास धन आ जाता है, पावर आ जाती है, तो हम थोड़े से अंदर अहंकारी हो जाते हैं। हर मनुष्य की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर ही हो जाता है। हमारे गुरुजी ने हमसे कहा था कि बेटा, जितना बड़ा पौधा होता है, जितना ज़्यादा उसमें फल लगता है, देखना वो पौधा झुक जाया करता है। इसका मतलब बड़ा होना गुनाह नहीं है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होना गुनाह नहीं है, जेब भरे रहना गुनाह नहीं है, बहुत ज़्यादा आपके पास पैसा आ जाए इसमें गुनाह नहीं है। लेकिन बेटा, नम्रता होना चाहिए तुम्हारे अंदर, झुक जाना। कहाँ इस दुनिया में बार बार आना है, इसलिए झुक जाना, नम्र रहना, किसी की बातों का जवाब मत देना। महात्मा बुद्ध की 2-4 लाइनें हमें ऐसी भी याद आती हैं और आपको भी याद होंगी। महात्मा बुद्ध को जब शुरू में ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी पहली बार जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे। उनके कुछ शिष्य उनसे पहले से भी परिचित हो चुके थे, मिल चुके थे, वो उनका बहुत ही मजाक उड़ाया करते थे। महात्मा बुद्ध जी रास्ते से जा रहे थे, लोग उनकी वो कहते, अरे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है, बड़े ज्ञानी हो गए हैं, और उन्हें गाली देते। महात्मा बुद्ध जी एक दिन रुक गए और उनका जवाब दिया उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास 10 बकरियां हैं और तुम मुझे 5 दे रहे हो, लेकिन मैं ले नहीं रहा हूं। जितना तूने मुझे दिया है मैंने तुझे वापस कर दिया, मैंने लिया ही नहीं है। बताना तुम्हारे पास कितनी बकरियां बची। वो और हंसने लगे कि अब लो, ये ज्ञानी महापुरुष हमारी बकरियों को लिए भी नहीं और पूछ रहे हैं हमारे पास कितनी बची। हमने कहा, बड़ी खुशी खुशी उन लोगों ने कहा कि सारी बच गई। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अभी तक आप लोगों ने जो भी हमें दिया है, हमने उसे लिया ही नहीं है, सब तुम्हारे पास है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने गाली ली ही नहीं। तो कागज, लेखन, चाय, इन तमाम चीज़ों में है। ये बात आई कहाँ से? देखना, आज चीन सबको दबाना चाहता है। आज चीन मंगोलिया को नहीं, श्रीलंका पर कब्जा स्थापित करना चाहता है साथियों। अद्भुत है ना? मैंने कहा है कि आप इतिहास उठा के देख लो, जिसके पास ताकत होगी वो जरूर अपने साम्राज्यवादी नीति को अपनाएगा। हम बच पाए तो बच लें। हमारी 2 गुना सैन्य पावर है चीन के पास। हमारे पास सैन्य शक्ति के मामले में, हमारे पास राजनीति के मामले में और कुछ होता नहीं है साथियों। हमारी सैन्य शक्ति चीन की अपेक्षाकृत काफी पीछे है, लेकिन हम दिल वाले हैं, हिम्मत वाले हैं। हमारे सैनिक कभी उनसे डरे नहीं है साथियों। डराया है, अलबत्ते उन्हें डरा दिया है। मतलब मजबूत इरादे हैं हमारे। हम बीएसएफ के जवान निकलेंगे तो आगे जाके खड़े हो जाएंगे, सीना तान निकलेंगे, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि हम डरने वालों में से नहीं है। हमारे इतिहास डरावने नहीं है, हमने किसी को डराया है। ये जरूर हमारे इतिहास इस बात के साक्षी रहे। फिलहाल हमारे देश का चीन कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन चीन के अंदर अहंकार इस बात का है, इसके पास जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है तथा ये डेवलप हो चुका है। डेवलप होने के साथ साथ इसका मतलब इसके अंतर्गत आप मान के चलें सैन्य पावर, अन्य तमाम प्रकार की शक्तियाँ थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं। तो कागज, लेखन, चाय को हमारे सामने सबसे पहले लाने वाला ये चीन है। और आज अगर आप बात करें तो जनसंख्या में सबसे आगे चीन है, जनसंख्या में आगे चीन है। और अगर आप बात करें चावल के उत्पादन में सबसे आगे कौन है? चीन है। और अगर आज की बात आ जाए कि सोना उत्पादन में, यानी सोने के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन सा है? तो चीन। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? इसी चीन का। ये सब मामलों में आगे है, इसीलिए ये विकसित हो रहा है, या अपना विकास कर रहा है साथियों। फिलहाल इससे हमारा द्वंद्व बना हुआ है। जानते हो क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे आप LAC कहते हैं, LOC तो पाकिस्तान का है, ध्यान दीजिएगा, हम LAC की बात कर रहे हैं। ये हमारे भारत और चीन की सीमा है, जिसे हम मैकमोहन रेखा भी कहते हैं ना। भारत और चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना। इस तरीके की बात कर रहे हैं। देखिएगा, तो जो चीन की सीमा है LAC जिसे आप कह रहे हैं, इस पर विवाद इसलिए है क्योंकि चीन ने कभी भी भारत के साथ सीमा का वास्तविक निर्धारण नहीं किया। यह लगातार हमारे भारत से हस्तक्षेप इसी सीमा को लेकर किया करता है। कहीं गलवान घाटी को ले लीजिए, अभी हाल फिलहाल जो भी मैंने शुरू में चर्चा किया कि गलवान घाटी में विवाद हुआ। चीन चाहता है गलवान घाटी पर कब्जा करना, चीन चाहता है। अभी आपको पता है, आप अपने भारत के मैप को देखिए तो जो हमारा मुकुट है उसके किनारे पर अक्साई चीन लिखा जाता है।
अक्साई चीन यानी चीन के आधिपत्य में आया हुआ क्षेत्र जो कि लद्दाख का है, उस एरिया पर चीन ने काफ़ी बड़े भूभाग पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया है। कुछ पाकिस्तान ने भी सहारा दे ही दिया था। तो ये चीज़ आप मान के चलें कि चीन का उद्देश्य है कि कुछ ना कुछ अलग करे। चीन के पास एक पॉलिसी है जिसको हम कहते हैं फिंगर पॉलिसी। फिंगर पॉलिसी, आज देखिए कितनी बातें आप समझेंगे साथियों। फिंगर पॉलिसी, इसलिए मैंने कहा कि हमारे साथ जुड़े हैं तो मामला स्पेशल होगा। पॉलिसी, फिंगर पॉलिसी का मतलब हुआ इस राजनीति के तहत, इस गुणा भाग के तहत सबसे पहले चीन ने तिब्बत पर कब्जा जमाया। तिब्बत पर कब्जा जमाया, आपको पता है दलाई लामा को भागने के लिए मजबूर कर दिया था, जो वहाँ के गुरु थे, तिब्बत के महान गुरु जिनका नाम आज भी आप याद करते हैं, दलाई लामा, जिनको भारत भागकर शरण लेनी पड़ी थी, आपको याद है ना। तो तिब्बत पर कब्जा जमाया सबसे पहले, और चीन ने दावे के साथ कहा मैंने हथेली पर कब्जा जमा लिया है, अब मेरी फिंगर पॉलिसी देखिएगा, अब मैं इसी हथेली के माध्यम से यहाँ 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 हर जगह अपने कार्य क्षेत्र को पहुँचाऊँगा, अपने आधिपत्य को ले आऊँगा। ये इसका उद्देश्य है, ये इसका दूरगामी सोच है, देखिएगा। और वो फिंगर पॉलिसी में आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ, इसमें ज़रूरी बातें क्या हमारे लिए हैं। इसमें ज़रूरी बातें इस फिंगर पॉलिसी में हमारे लिए आ जाती है। एक तो आपका लद्दाख आ जाएगा, जिस पर वाकई में इन्होंने कब्जा जमा ही लिया है, लद्दाख यानी कश्मीर का क्षेत्र। दूसरा सिक्किम, सिक्किम पर इनकी नज़र टेढ़ी है साथियों, क्योंकि सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। 1975 में सिक्किम ने भारत की स्वाधीनता को स्वीकार किया, भारत की अधीनता को स्वीकार किया। इसका मतलब ये हुआ सिक्किम भारत में 1975 में मिला साथियों। पहले सिक्किम हमारे भारत का हिस्सा नहीं था, जिससे चीन ने नज़र टेढ़ी कर ली कि अरे बाबा ये तो निकल गया, ये मुझे मिलना चाहिए था। तो सिक्किम तो वाकई में उनका हो नहीं पाया, हमारा है। तो लद्दाख और सिक्किम दो हो गए ना, फिंगर मतलब पांच पॉलिसी आएंगी, देखिएगा। लद्दाख, सिक्किम और आपका अरुणाचल प्रदेश, इस पर तो इनकी बहुत ही टेढ़ी नज़र है। अरुणाचल प्रदेश पर इनका दावा हमेशा बना रहता है कि ये मेरा है। अरुणाचल प्रदेश पर इनका दावा है कि ये मेरा है। लगातार ब्रह्मपुत्र नदी विवाद आप सुन रहे होंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन बड़े बड़े बांध बना रहा है, डैम स्थापित कर रहा है, जिससे भारतीय जल व्यवस्था को थोड़ी सी दिक्कतें महसूस हो, समस्याएं आए, और उस समस्याओं से निजात पाने के लिए भारत चीन से समझौता करे और अरुणाचल को देने का काम करे। कुछ ऐसा उद्देश्य है चीन का। फिलहाल ये सफल होगा नहीं इसमें। लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 3 हो गए। और देखिए चौथा इनका उद्देश्य है नेपाल को कब्जा करना, और पांचवा इनका उद्देश्य है भूटान को अपना लेना। इस तरीके के मामलों को फिंगर पॉलिसी कहते हैं, और इस फिंगर पॉलिसी के तहत चीन आगे बढ़ रहा है, और चीन का उद्देश्य कुछ हम इसी तरीके से अपने कार्यदायित्व का अंजाम देने वाले हैं। और हमारे साथ विवाद आप समझ रहे हैं, चीन हमारे साथ लगातार इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के विवादित माहौल बनाए रखता है। लद्दाख को लेकर के, लद्दाख पर उसका विवाद, और इस तरीके के अभी हमने बात किया गलवान घाटी को लेकर के, लद्दाख को लेकर के, गलवान घाटी को लेकर के मामला काफ़ी ज़्यादा पेचीदा चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा। फिलहाल वहाँ सैनिकों में अक्सर झड़प हुआ करती है। चीन कुछ कहता होगा, वहाँ के सैनिक कुछ करते होंगे, तो हमारे भारत वाले भी दबने वाले नहीं हैं, वो बोलते ज़रूर होंगे। तो इस जवाबदेही का फैसला यही है कि सरकार कुछ इसके लिए करे। वाकई में बहुत ही ज़रूरी पहल है ये हमारे भारत के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चीन की कुछ ज़रूरी चीज़ें और आपको बता दें। यहाँ पर एक आपको मरुस्थल मिलेगा जिसका नाम है तकला मकान। याद रखेंगे, पूछा जाता है ये मरुस्थल। तकला मकान एक मरुस्थल है जो कि शीत मरुस्थल है। एक आपको मरुस्थल यही मिलेगा गोबी मरुस्थल, जो कि तिब्बत में फैला हुआ है। आपको ये साथी पता है, जब तिब्बत का अधिकतर क्षेत्र किसके अंतर्गत है? चीन के अंतर्गत। तो फिर गोबी का मरुस्थल भी कहाँ आएगा? चीन के अंतर्गत ही आएगा। तिब्बत एक पठार है, आपको पता भी है, तो गोबी मरुस्थल भी यहीं आ गया। आगे समझिएगा, अगर हम बात करें गोबी का मरुस्थल इसके बाद, और अगर ये जो सीमा की बात अभी हम कर रहे थे, तो वाकई में सीमा से ही हमारा सब कुछ प्रश्न यहाँ बन सकता है। सीमावर्ती विवाद हमारे चल रहे हैं। फिलहाल एक बात मैं आपको रोचक बताऊंगा, चलिए जाने दीजिए, इतना ज़्यादा घिड़ा भी ना करिए किसी से। जो भी है वो है, उनके पास पावर है तो अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास होता तो शायद हम भी उस पावर का इस्तेमाल करते। फिलहाल हमारा कार्यदायित्व समझिएगा साथियों। आप यहाँ पर एक जब शादी होती है, इसमें कुछ जगहों पर, हर जगह नहीं, एक विशेष प्रकार की परंपरा का निर्वहन किया जाता है। जो दूल्हे वाले यानी वर पक्ष वाले होते हैं, दूल्हे वाले दुल्हन को
दूल्हे वाले दुल्हन को फिरौती देते हैं। ये एक विशेष प्रकार की परंपरा है, फिरौती देते हैं, जिसे डोर गेम्स कहते हैं। कौन सा गेम है ये? डोर गेम्स, यानी वैवाहिक उत्सव में, वैवाहिक परंपरा के संपादन में एक बेहतर गेम खेला जाता है। यहाँ की परंपरा है जिसे डोर गेम्स कहते हैं। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए हमारा इस पर दृष्टिकोण बना साथियों। डोर गेम्स क्या है? दूल्हे वाले यानी वर पक्ष वाले वधू पक्ष वाले को फिरौती देते हैं, यानी दुल्हन को फिरौती देते हैं कि मैं आपको मार दूंगा, कुछ भी, जैसा भी। ये एक मजाकिया लहजा होता है, इसे क्या बोला जाता है? डोर गेम्स बोला जाता है साथियों, डोर गेम्स। जी हाँ, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई साथियों। तो मैं आपको बताना चाह रहा था चीन की राजधानी बीजिंग है, कोई बात नहीं। हुआंगहो नदी से संबंधित आपको जानकारी है। यांगटीसी क्यांग यहाँ की सबसे बड़ी नदी है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी नदी है। इन सारी बातों पर मैं पहले भी फोकस कर चुका हूँ। आते हुए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की जानकारी यूं ही हम हासिल कर रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये मान के लें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा साथियों। इतनी बातें हो चुकी हैं और अब पाकिस्तान के बारे में बात ना हो तो मज़ा थोड़ा सा किरकिरा हो जाएगा आज की क्लास का। तो आइए आप समझें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसे आप बार बार किसी ना किसी एंगल से ज़रूर सोच लेते हैं, चाहे वो हमारे न्यूज़पेपर हों, चाहे हमारे राजनीतिक दृष्टिकोण हो, या फिर हमारे खुद के मसले हों। हम पाकिस्तान का तवज्जो तो हमेशा किया करते हैं, पाकिस्तान को हम हमेशा याद किया करते हैं, चाहे वैसे ज़्यादातर लहजों में बुराई के दृष्टिकोण से ही हम पाकिस्तान को याद करते हैं। और आतंकवाद की बात आ जाए तो पाकिस्तान का नाम सबसे पहले आता है। इसका कारण कि पाकिस्तान ने कुछ जगहों पर अपना अस्तित्व बनाया हुआ, जो कि बहुत ही बुरा है। सामाजिक दृष्टिकोण से ये लहजा बहुत ही बेकार है। फिलहाल जो भी है, राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, हमें केवल जानकारी से मसला है, मतलब है। तो हम बात करेंगे पाकिस्तान की, अपने सीमावर्ती देश पाकिस्तान की, जो 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, अर्थात 14 अगस्त 1947 को हमारे भारत से अलग हो गया, एक अलग मुल्क बन गया। कभी ये हमारे भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो 14 अगस्त 1947 को इसे अलग किया गया और लियाकत अली खान यहाँ के पहले प्रधानमंत्री बने। लियाकत अली खान साथियों, लियाकत अली खान क्या थे? पहले प्रधानमंत्री थे। यहाँ के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली खान। 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस की बात की जाए तो हमारा 15 अगस्त है, और इनका हमसे एक दिन पहले 14 अगस्त के रूप में ये सेलिब्रेट करते होंगे। जी हाँ, जी हाँ। तो लियाकत अली खान पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। हमारे इनके बीच का जो सीमा रेखा निर्धारित है उसे हम किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ ये सीमा है, ये सीमा रेखा का नाम है, याद रखिएगा। अगर हम LOC की बात करें, जिसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, ये हमारे और भारत के यानी हमारे और पाकिस्तान के बीच का मामला है, LOC। जी हाँ, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, क्लियर कट रहिए। तो रेड क्लिफ सीमा रेखा या LOC किसके बीच की है? तो आप कहिएगा ये हमारे पाकिस्तान के, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को हम रेड क्लिफ कहते हैं। LOC किससे संबंधित है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा से ही संबंधित है। यहाँ तक की बातें स्पष्ट हो गई हैं। देखिएगा, हमारे 3 राज्य इससे सीमा बनाते हैं, 3 राज्य हैं, और उन 3 राज्यों में नामकरण किया जाएगा तो बात आएगी पंजाब की, बात आएगी राजस्थान की, पंजाब राजस्थान साथियों, और एक आपका हो जाएगा गुजरात। ये 3 राज्यों से सीमा बनाती है। पहले 4 राज्य का जवाब देना पड़ता था, लेकिन फिलहाल जब से लद्दाख और एक आपका कश्मीर को अलग केंद्र शासित जिला के रूप में कार्यभार दिया गया या केंद्र शासित जिला बनाया गया, तब से लेकर के केंद्र शासित राज्य का दर्जा प्राप्त करा दिया गया इसे साथियों, केंद्र शासित राज्य। तो अब देखिएगा, लद्दाख और कश्मीर 2 अलग अलग केंद्र शासित जिले के रूप में घोषित हुए, इनको अलग तरीके का तवज्जो मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास ये तालुकात थोड़े से हटे और अब हम इन्हें राज्य ना कह करके जिले के रूप में ले रहे हैं, केंद्र शासित जिले के रूप में ले रहे हैं, इनका नामकरण कर रहे हैं, कुछ अलग नाम दे रहे हैं। तो इससे अभिप्राय हमारा सिद्ध होता है कि हम 3 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं तथा फला फला 2 केंद्र शासित लोगों के साथ भी अपनी सीमा का निर्धारण करता है। कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान इनके साथ सीमावर्ती रूप से है, तो विवाद भी यही होगा। एक महत्वपूर्ण विवाद का अगर हम नाम लें तो सबसे ज़्यादा गहरा विवाद हमारा यही है इनके साथ, जिसका नाम है सरक्रीक विवाद। आप कहोगे सर ये कैसा विवाद है? वाकई में ये जल विवाद है, एक जल विवाद है। आप जाइए, कच्छ की खाड़ी के आसपास का ये मामला है। कच्छ की खाड़ी
के आसपास का ये मामला है। यहाँ एक विवाद है जो कि 96 किलोमीटर लंबी जल पट्टी को लेकर के है, लंबी जल पट्टी को लेकर के एक गहरा विवाद हमारे और भारत के बीच में चलता आ रहा है साथियों, बहुत ही गहरा विवाद जो काफ़ी दिनों से है। और सरक्रीक, हमारे प्रश्न देखिएगा, एग्जामिनर कह सकता है सरक्रीक विवाद, इसका नाम सरक्रीक क्यों पड़ा? तो सरक्रीक का मतलब इसलिए यहाँ आपको सीरी मछली मिलती है जिसका शिकार करने के लिए हमारे भारतीय मछुआरे अपनी सीमा का उल्लंघन करके पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हो जाते हैं, जहाँ से पाकिस्तान के सैनिक इन्हें पकड़ ले जाते हैं। ये विवाद आपने कई बार सुना होगा, कई बार ये गहराया है, क्योंकि सीरी मछली के शिकार के चक्कर में खुद शिकारी हो जाते हैं, खुद शिकार बन जाते हैं, ये चीज़ आपको पता है। तो ये सरक्रीक विवाद हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में एक गहरा विवाद है। देखिएगा 14 अगस्त 1947 को मैंने आज़ादी करा दी इसकी। अब देखिएगा कराची यहाँ का सबसे बड़ा नगर है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताऊंगा साथियों, कराची सबसे बड़ा नगर है। पूछा जाएगा प्रश्न तो बताइएगा, हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात कर रहे हैं, हम उसे हे दृष्टि से नहीं देख रहे फिलहाल। हमारा दायित्व तो है केवल बस इतना कि हमारे पाकिस्तान से, हमारे अपने पाकिस्तान से जो कभी हमारा अपना रहा है, उस जुड़े हुए पाकिस्तान से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके घिनौने चरित्र को तो आप जान ही रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। और राजनीति को लेकर के, अन्य तमाम प्रकार के पहलुओं को लेकर के और भी चीज़ों के मामले में आप पाकिस्तान को बहुत ही अच्छे से जान रहे हैं। लेकिन हम जो प्रश्न लाए हैं ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे, उस पर हमारी चर्चा है। तो कराची सबसे बड़ा नगर है यहाँ का साथियों, सबसे बड़ा नगर कराची है। यहाँ की जो संसद है ना, उसे कहते हैं मजलिस ये सूरा, मजलिस ये सूर, मजलिस ये सूरा, मजलिस ये सूरा, ये किसे कहते हैं? यहाँ की संसद को कहते हैं मजलिस ये सूरा, यहाँ की संसद को कहते हैं। देखिएगा यहाँ का राजकीय वृक्ष क्या है? यहाँ की राजकीय वृक्ष क्या है? देवदार, राजकीय वृक्ष देवदार है। राजकीय पुष्प क्या है साथियों? राजकीय पुष्प तो बताइएगा चमेली है, चमेली है। और राष्ट्रीय कवि कौन है यहाँ के? राष्ट्रीय कवि तो आप कहिएगा मोहम्मद इकबाल साहब हैं, मोहम्मद इकबाल यहाँ के राष्ट्रीय कवि हैं। और यहाँ की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? सर्वोच्च चोटी पाकिस्तान की तो आप कहिएगा सर K2 है। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ रही हैं, ये चीज़ें। तो भारत और पाकिस्तान का विवाद वाकई में बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराने विवाद हैं। हमारे कारगिल के युद्ध आप जान ही रहे हैं, और उसके ठीक पहले 1971 का भीषण युद्ध आपको पता ही पता है। समझिएगा, देखिए हमारे इनके बीच में कुछ समझौते हुए साथियों, उन समझौते का जिक्र हम कर दे रहे हैं। देखिए एक समझौता हुआ था ताशकंद, ताशकंद समझौता। सीधा प्रश्न पूछा जाता है किन देशों के बीच में है और कब हुआ था? तो 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। आगे देखिएगा शिमला समझौता, शिमला समझौता ये कब हुआ साथियों? तो बताइएगा 1972 में शिमला समझौता हुआ था। क्यों हुआ था इसका कारण बताता हूं। तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय हमारे देश की थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में उस समय पाकिस्तान से एक लड़ाई हुई, आपको पता है। और ये युद्ध हुआ 1971 में, पाकिस्तान पराजित होता है। पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को भारत बंदी बना लेता है तथा उसके बहुत बड़े भूभाग पर अपना कब्जा स्थापित कर लेता है। फिर ये समझौता होता है शांति बनाए रखने के लिए। भारत देखिए बार बार पाकिस्तान को छोड़ता है और ये कह करके कि चलो जाने दीजिए, चलो जाने दीजिए, लेकिन पाकिस्तान अपनी बातों से अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो चीज़ देख रहे हैं आप। शिमला समझौता 1972 में हुआ था, यहाँ 90,000 सैनिक बंदी बनाए गए थे पाकिस्तान के। देखिएगा आगे हम बात करें, एक है सिंध समझौता, सिंधु समझौता या सिंध समझौता। ये समझौता फिलहाल हुआ था 1960 में, जिसका विवाद आज भी चलता है। देखिएगा 1960 में हुआ था, जिसमें यह कहा गया था सिंधु झेलम और चिनाब नदियों का 80% जल का उपभोग पाकिस्तान करेगा और 20% कौन करेगा? इंडिया। तथा साथ ही साथ यह भी बात बोली गई, जहां सिंधु झेलम चिनाब हो गया, वहीं बात हुई रावी, ब्यास और सतलज की। रावी, ब्यास, सतलज नदियों के 80% जल भारत उपयोग करेगा और 20% पर हिस्सेदारी पाकिस्तान की होगी। तो ये समझौता हुआ था। फिलहाल इसमें
कई जगह पर त्रुटियां हो जाती हैं, पाकिस्तान इसको लेकर के विरोध जाहिर करता है। सिंधु पर भारत एक डैम बनाना चाहता था, जिसको लेकर काफ़ी बड़ा विवाद गहराया रहा है पाकिस्तान के बीच में। तो जो भी रहा है, जो भी इतिहास में है, जो भी अब हमारे साक्ष्य में है, जो भी हमारे नियम कानून बने होंगे, उस तहत कार्य दायित्व का निर्वहन किया जाएगा। फिलहाल हमारा उद्देश्य कि शांति व्यवस्था बनी रहे, हमारा उद्देश्य है भारत और पाकिस्तान भी शांति के दृष्टिकोण से बने रहें। लेकिन हम लोगों का जो वाकई एम है, जो हमारा टारगेट है, हमारा टारगेट वो हमारा एग्जाम है, ना कि राजनीति। हमारा टारगेट हमारा वो क्षेत्र है जहां हम, जिसके लिए हम ये परिकल्पना और धारणा सजाए बैठे हैं। साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये कंटेंट आज मज़ेदार लगा होगा। आज इस पूरे कंटेंट से जुड़ करके आपको पूरा फिलहाल मज़ा आया होगा। हम जापान के बारे में, चीन के बारे में और पाकिस्तान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का समागम ला करके दे पाए हैं। आने अन्य अलग अलग देशों के बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी और हमारी मुलाकात आपसे नए एपिसोड में होगी। पढ़ते रहिए, मुलाकात हमारी ज़रूर होगी। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।